बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं वो बदबख्त लड़की थी जिसके सगी माँ के होते हुए भी उसे उसका प्यार नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, मेरी माँ वैसे तो सगी थी, लेकिन उसने मुझसे सौतेली माँ से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया। बचपन से आज तक मैं कभी अपनी माँ के साथ नहीं रही, बल्कि वो मुझे कभी खाला के घर भेज देती तो कभी नानी या फिर मामू के घर। मेरी माँ मुझसे मिलने आती तो मैं उससे पूछती कि अम्मा तू मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाती। वो हमेशा खामोश हो जाती, इस बात का कोई जवाब न देती। इन घरों में भी मुझे वो इज्जत और प्यार तो कभी नहीं मिल पाता था जिसकी मैं हकदार थी। न जाने क्यों कर मुझे हकारत और नफरत भरी निगाहों से हर कोई देखता। मैं खामोशी से एक कोने में पड़ी जिंदगी गुजारती जा रही थी। वक्त तेजी से गुजरता गया, मैं जवान हो गई। उस वक्त मैं 13 साल की थी जब अचानक एक रोज घर का दरवाजा बजने लगा। इन दिनों मैं नानी के घर रह रही थी। दरवाजा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। अब की बार मैं उसे आगे बढ़कर खुशी से ना मिली, लेकिन वो आगे बढ़ी, मुझे सीने से लगाकर बोली, चल मेरी गुड़िया, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। ये सुनकर तो जैसे मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सी बेयकीनी की सी कैफियत पैदा हो गई। अम्मा ने मेरी हालत का अंदाजा लगाते हुए कहा, बस अब तू किसी के घर नहीं रहेगी, मैं तुझे अपने साथ लेने आई हूँ, चल घर चले। मैं खुशी के मारे फूले न समा रही थी। मेरी कैफियत अल्फाज में बयां नहीं हो सकती थी। अम्मा ने जल्दी से मेरे कपड़े एक थैले में डाले और नानी से इजाजत देकर मुझे अपने साथ घर ले आई। लेकिन घर में आते ही मैंने जो उम्मीदें घर वालों से वाबस्ता कर रखी थी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल पा रहा था। मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ तो रखा, लेकिन मुझे इस हाथ में अपने लिए कोई प्यार मोहब्बत दिखाई नहीं दिया। अम्मा जल्दी जल्दी मेरे सामान को थैले से निकाल कर एक बैग में डालने लगी। तब मैंने डरते डरते अम्मा से पूछ ही लिया, अब मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ भेज रही हो तुम मुझे। तब अम्मा ने मेरी जानिब देखा और बोली, सिर्फ तू नहीं कहीं जा रही, हम सब जा रहे हैं ये घर छोड़कर। मैं अम्मा की तरफ हैरत से देखती रही। मैंने उसे बैग में रखा और अब्बा का भी कुछ सामान रख लिया। हैरत की बात तो ये थी कि अम्मा ने 5-6 छोटे साइज के तकिए भी उठा लिए। मुझे समझ में ना आ रही थी कि अम्मा इन खाली तकियों का क्या करने वाली है। उसने इन तकियों को अपने बैग में डाल लिया, साथ ही कुछ रस्सियां भी रख लीं। फिर जल्दी जल्दी घर का दूसरा सामान समेटने लगी। शाम होने को थी। जैसे ही शाम हुई, अम्मा मुझे और अब्बा को हल्का सा खाना दिया। रात गहरी होते ही अब्बा ने वो बैग उठाया और अम्मा ने अपने इर्द गिर्द एक काली चादर ओढ़ ली। मुझे कहा, खामोशी से चलो, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। मेरे अंदर कई सवाल थे। मैंने अम्मा से भी पूछ लिया कि अम्मा, हम रात के इस पहर कहाँ जा रहे हैं, हम दिन को भी तो जा सकते हैं। लेकिन अम्मा ने ये कहकर मुझे मुतमईन कर दिया कि अगर हम दिन में निकलेंगे तो लोग न जाने क्या क्या सवाल करेंगे, इसीलिए रात में जा रहे हैं ताकि कोई भी हमसे किसी किस्म का सवाल न कर सके। मैं उस वक्त इतनी अकल न रखती थी कि उनसे किसी भी किस्म का कोई सवाल करती। खामोशी से उनके साथ चल पड़ती। हम लोग पहले एक मेन बस में बैठते जो शायद किसी दूसरे शहर जाती थी। मुझे तो बस में बैठते ही नींद आ जाती। जब मेरी आंख खुली तो अच्छी खासी रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। शायद हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच गए थे क्योंकि बस रुकी हुई थी। मेरे अम्मा अब्बा और हम तीनों गाड़ी से उतरे। एक टैक्सी में बैठ गए। वो शायद कराची था। हम लोग हैदराबाद से कराची आए। अम्मा अब्बा मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। वो काफी महंगा लग रहा था। मेरे अम्मा अब्बा बहुत गरीब थे। फिर न जाने उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो मुझे इतने महंगे होटल में ले आए। मेरे अंदर अजीबो गरीब वसवसे और सवाल जन्म ले रहे थे जिन्हें मैं चाहकर भी दबा नहीं पा रही थी। वो रात हमने उसी होटल में गुजारी। लेकिन रात के वक्त एक अनोखी हरकत अम्मा अब्बा ने की। अम्मा ने सोने से पहले वो तकिए बिस्तर पर रखे और मुझे उसी कमरे के साथ वाले कमरे में भेज दिया जो पहले से बुक करवा चुके थे। मेरे लिए ये बड़ी ही हैरान कुन बात थी। मेरी हालत गैर होने लगी क्योंकि मैंने पहले कभी अकेले रात नहीं गुजारी थी। वो रात मैंने जाग कर गुजारी। अगले दिन भी वही हुआ। अम्मा अब्बा मुझे कमरे में छोड़कर दरवाजे से निकल गए। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तब अब्बा मेरे पास आए और बोले, तुम परेशान न हो, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, कुछ काम है, तुम्हारी माँ को बाजार लेकर जाना है। मैं उनका जवाब सुनकर खामोश हो गई। अम्मा ने कमरे में आते ही बैग से वही तकिए निकाले और उन्हें भी अपने साथ लेकर जाने लगी। मुझ पर वो तकिया सबसे बड़ा सवालिया निशान बन गया कि आखिर मेरे वालिदैन ऐसा क्या करते हैं। वो लोग मुझे दरवाजा बंद करने की तलकीन रखते और कमरे से बाहर निकल जाते। मैं एक कोने में खामोश और सहमी न जाने कब तक बैठी रही। रात हो गई थी। डर के मारे मेरा जिस्म खौफ से थर थर कांप रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अम्मा मुझे अकेला छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख देता। उस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे थे जब अचानक ही कमरे का दरवाजा बजा और बाहर से आवाज आई,
अफशा बेटी, मैं हूँ तेरी माँ, दरवाजा खोल बेटा। अम्मा की आवाज सुनकर जैसे मेरी जान में जान आ गई। मैंने तकरीबन भागते हुए जाकर दरवाजा खोला और अम्मा के गले लगकर रोने लगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि अम्मा ने पेट और कमर पर बहुत कुछ बांध रखा है। न जाने वो क्या था, मैं समझ नहीं पाई। आखिर अम्मा ने मुझे प्यार किया, समझाया कि यूं परेशान नहीं होते बेटी, कई मर्तबा इंसान को अकेले भी रहना पड़ सकता है। चलो अब तो हम आ गए हैं ना, अपने बिस्तर पर आराम करो। अम्मा की तसल्ली भरे अल्फाज ने मुझे खामोश करवा दिया, लेकिन मेरे अंदर उभरते सवालों को वो खामोश नहीं करवा पाई। मैं अपने बिस्तर पर जा लेटी तो न जाने कितनी देर छत को घूरने के बाद मेरी आंख लग गई। फिर अम्मा की आवाज पर ही मेरी आंख खुली। उस वक्त अभी फजर का वक्त था जब अम्मा ने मुझे कहा, चलो उठो, हाथ धो लो, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर पहले तो मेरे जहन में सवाल उभरा कि कहाँ जाना होगा, लेकिन वो सवाल अपनी जुबान पर नहीं लाई, क्योंकि मैं जानती थी हमेशा इस सवाल का जवाब मुझे तसल्ली बख्श नहीं मिला था। हम लोग अपना सामान लेकर होटल से बाहर आ गए। बाहर अब्बा का एक दोस्त खड़ा था, बकौल अब्बा के वो उनका बहुत पुराना दोस्त था और हमें अपने घर लेकर जा रहा था। हम उसके साथ एक टैक्सी में बैठ गए। वो हमें अपने घर ले आया। मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। मेरे दिल को उसकी नजरों से वहशत होने लगी। उसका घर छोटा सा था। हम घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर बैठे ही थे कि अब्बा के दोस्त ने अम्मा को मुखातिब किया, रानी, अभी तो उसने ये कहा ही था कि अम्मा ने उसे ये कहकर खामोश कर दिया, खबरदार अब कोई पुरानी बात मत करना, मेरे साथ अफशा भी है, मैं नहीं चाहती कि इसका दिल मुझसे खराब हो। मेरे सुन तो सारी बात रही थी, लेकिन इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक लफ्ज का मतलब भी नहीं समझ पाई। थोड़ी देर बाद अम्मा मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आई और अंदर आते ही अम्मा ने कमरे को कुंडी लगा दी। कमीज के नीचे से एक ऐसी चीज निकाली कि मेरे होश उड़ गए। ये वही छोटे छोटे तकिए थे जो अम्मा ने अपने पेट और कमर पर बांध रखे थे। न जाने इन तकियों में क्या था कि अम्मा ने इन्हें इतना संभाल कर रखा हुआ था। वो तकिए निकालते ही अम्मा ने उन्हें चारपाई पर बड़ी तरतीब से रखा। मैं ये सारा मंजर हैरत से देख रही थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये सब क्या कर रही हो? तब अम्मा ने मेरी तरफ एक काटदार नजर डाली और बोली, हर बात में सवाल करना जरूरी नहीं होता। मैं इन तकियों पर लेट रही हूँ। कोई भी आए और तुमसे पूछे कि क्यों लेटी है तो जवाब देना कि मेरी माँ बीमार है, समझी ना? अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा दिल दुख से भर आया कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी को खुद झूठ पर लगा रही है। खैर मैं खामोशी से वहीं अम्मा के पास बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। यूं लग रहा था जैसे अब्बा किसी से लड़ रहे हों। कमरे में एक खिड़की भी थी जो सहन की जानिब खुलती थी। मैंने उस खिड़की में से उठकर झांका तो कोई आदमी बाहर दरवाजे पर खड़ा था जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब्बा उसे घर में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। जब मैंने गौर किया तो इन लोगों ने खाकी और स्याह वर्दियां पहन रखी थी। अब्बा एक थे और वो 3-4 लोग थे। मैं समझ गई कि वो पुलिस वाले हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे? यह सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। अब्बा का दोस्त शायद वहाँ से जा चुका था। अब्बा अकेले कब तक एहतिजाज करते? आखिरकार एक आदमी घर के अंदर दाखिल हो ही गया। आते ही उसने हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। अम्मा भी जान गई थी कि वो कौन है। वो तो शायद इन लोगों के यहाँ आने का मकसद भी जानती थी। वो शख्स बुरी तरह धाड़ रहा था कि दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। अम्मा ने कहा, दरवाजा खोलो। मैं उठी और दरवाजा खोला। सामने खड़ा शख्स जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा ने फौरन अपनी कमर पकड़ ली और दर्द से कराहते हुए बोली, मेरी कमर में शदीद दर्द है। मेरी बेटी लिबास बदल रही थी, इसलिए देर हो गई। वो थानेदार था। उसने कहा, बीबी बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इस घर की तलाशी लेनी है। तब अम्मा रोने लगी। कैसी बातें करते हो जी? एक मर्द होकर औरत की तलाशी लोगे? फिक्र न करो, थानेदार ने गिरफ्तार आवाज में कहा। मेरे साथ लेडी कांस्टेबल भी है। ये कहकर वो पीछे मुड़ा और लेडी कांस्टेबल को बुलाया। 2 औरतें अंदर आईं। इन्होंने लम्हे भर में पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। ऐसी कोई चीज न थी जिसकी इन्होंने तलाशी न ली हो। मैं डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी अपनी माँ का नाटक और कमरे की हालत देख रही थी, क्योंकि मैं किसी भी चीज के मुतालिक नहीं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है। लेडी कांस्टेबल अजीब मशकूक नजरों से सबकी तरफ पूरे कमरे में देख रही थी। फिर अचानक घुरा कर मेरी माँ से मुखातिब हुई, चल उठ, तेरे बिस्तर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर अम्मा रोने लगी और बोली, कितनी तलाशी लेनी है मैडम? हम सफेद पोश लोग हैं। अपने घर में 3 वक्त का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलाते हैं। न जाने आप किस खोज में हो। तब उस कांस्टेबल ने अम्मा को घूर कर देखा। ये सब तेरे ड्रामे हैं। हमने तेरे जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं। सब जानते हैं कि तुझसे कैसे निपटना है। ये कहकर उसने अम्मा को बाजू से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बड़ी ही बेरहमी से उठाकर बिठा दिया। इसी सब में अम्मा की कमीज फट गई।
بستر کو الٹا تو نیچے تکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک عورت نے تکیا اٹھا کر اسے ٹٹولا، تنزیہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھ موجود تھانے دار کو آواز دی۔ اماں کے تو جیسے رنگ ہی اڑ گئے، بڑے ترلے کیے کہ کسی طرح وہ عورتیں ان تکیوں کو نہ کھولیں۔ آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے کہا، میری کمر کا مسئلہ ہے، یہ تکیے تو میں کمر کے نیچے رکھ کر سوتی ہوں۔ ان عورتوں نے اماں کی ایک نہ سنی، تھانے دار کے کہنے پر ان تکیوں کے منہ کھول دیے۔ ان میں سے جو کچھ نکلا اسے دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت ایسی ہو سکتی ہے۔ میرا پورا وجود کسی سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگ مجھے میری ماں اور ابا کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ میں بھی بالغ ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی اس جرم میں ملوث ہوں، لیکن میں تو ہر چیز سے بے خبر تھی۔ میری آنکھیں آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔ ہمیں 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں اپنی ماں سے روز پوچھتی کہ اماں یہ سب کیا تھا؟ آخر ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ مگر اماں میری کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ پھر ایک روز اماں بولی اور اماں نے مجھے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ اماں نے کہا، بیٹی تو بہت چھوٹی تھی جب تیرے باپ کو نشے کی لت لگ گئی، لیکن ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہ ہوتے کہ میں اس کے شوق کو پورا کرتی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو پوچھا کرتی، لیکن پھر بھی تیرے باپ کو لگی اس لت کو پورا کرنے کے پیسے جمع نہ کر پاتی۔ ایک روز تیرا باپ اپنے ساتھ ایک دوست کو لے آیا اور بولا، اگر تو اسے خوش کر دے گی تو گھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا اور میری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن میں کسی بھی صورت کوئی ناجائز کام کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تمہارے باپ نے لیکن مجھے کمرے میں بند کر دیا اور چند ہی منٹوں میں اپنے دوست کو بھی کمرے میں بھیج دیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس شخص کے پاؤں پڑ گئی، لیکن وہ میری قیمت پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ اس نے میری کوئی فریاد نہیں سنی۔ وہ دن مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزرا۔ میں کسی طرح بھی تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ زندگی اب میرا مقدر بن چکی ہے، لہٰذا میں نے تجھے اپنے بھائی بہن اور ماں کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے کتنے سال کئی لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے زوال آنے لگا، لیکن میں نے اپنے حسن کو جدید کاسمیٹکس کے ساتھ ہمیشہ خوبصورت بنا کر رکھا۔ اب میں سب سے بہت تھکنے لگی تھی۔ ذلت کا احساس ہوتا، جی چاہتا کہ اپنی جان لے لوں۔ ایک دن میرے ایک گاہک کی گھڑی میرے بستر پر رہ گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کروں، اسے کیسے واپس کروں، لیکن پھر میرے شوہر نے کہا، کیوں نہ ہم اسے بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لیں۔ جب ہم نے اس گھڑی کو بیچا تو ہمیں ایک ہی وقت میں اتنے پیسے مل گئے کہ جتنا مجھے پورے ہفتے کے ملا کرتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تمہارے ابا کے تو وارے نیارے ہو گئے، ان کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی عادت بنا لی کہ جب بھی کوئی گاہک آتا، اگر امیر ہوتا تو کبھی اس کے پرس سے پیسے نکال لیتی، کبھی اس کی کوئی اور قیمتی چیز رکھ لیتی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں زندگی سے بہت تنگ تھی، کسی طرح جان چھڑانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک ایک روز کسی خیال کے تحت اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تمہیں صرف پیسے چاہیے تو اس کا ایک اور حل بھی ہے ہمارے پاس۔ وہ خوش ہو گیا کیونکہ اسے صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیں، اس طرح ہم زیادہ پیسے کم وقت میں جوڑ سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ میری بات پر راضی نہیں ہوا، لیکن پھر میری دلیلوں نے کام کر دکھایا۔ وہ اس چیز پر رضامند ہو گیا۔ آخر کار میری اس زندگی سے جان چھوٹ گئی۔ پہلے ہم دونوں چھوٹی چھوٹی چوریاں کیا کرتے تھے، فقیر کے روپ میں کبھی کسی کی جیب قتل لیتے، تو کبھی کسی گھر میں گھس کر جہاں صرف عورتیں ہوتی انہیں بے ہوشی کی دوا سنگھا کر پیسے چوری کر لیتے۔ پھر ایک دن ہم نے بڑی واردات کرنے کا سوچا۔ میں ایک بہت بڑے گھر میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ وہاں صرف ایک بوڑھی بھی اور اس کا بیٹا تھا۔ بیٹا سارا دن آفس میں ہوتا اور وہ گھر ملازموں کے رحم و کرم پر ہوتا۔ عید کی چھٹیاں تھیں، تیسرا دن تھا، کوئی بھی ملازم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اسی خیال کے تحت میں نے تمہارے ابا کو ساتھ ملایا اور اس بڑی بی کو دوا سنگھا کر بڑی چلاکی سے بے ہوش کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے لاکر کی چابیاں کہاں رکھتی ہے۔ میں نے چابیاں نکالی، اس کے لاکر کو کھولا۔ اندر پڑتے ہی پیسوں کی گڈیوں کو دیکھ کر ہماری تو رال ٹپکنے لگی۔ ساتھ ہی وہاں ڈھیروں زیورات کے ڈبے بھی پڑے تھے۔ ان زیورات کے ڈبوں کو کھولا تو ان کی چمک نے مجھے دیوانہ ہی کر دیا۔ میں نے سارے زیورات اور پیسے نکال لیے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ گھر آتے ہی میں نے وہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے تکیوں میں سی کر رکھ لیں۔ اب ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہمیں کسی دوسرے شہر جا کر سیٹل ہونا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم کہاں آ گئے۔ یہ سب کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ شاید وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان تھیں، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔
سوائے ان 10 سالوں کے ختم ہونے کے انتظار کے میں بھی اپنے والدین کے ساتھ قید با مشقت کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہم لوگ روز صبح جاتے ہیں، سارا دن پولیس والے اپنی نگرانی میں ہم سے کام کرواتے ہیں۔ ابا اب بھی بے حد شرمندہ ہیں، مجھ سے اور اماں سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ یہ سب ان کے لالچ اور ان کی حرص کی وجہ سے ہوا۔ میرا دل تو اب ہر جذبے سے عاری ہو گیا ہے۔ ساری زندگی جن والدین کی محبت کا انتظار کیا وہ ملے بھی تو چوروں اور ڈاکوں کی صورت میں۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ جب ہم یہاں سے نکلیں تو میرے والدین سارے غلط کام چھوڑ چکے ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔